सेक्शन से शुरुआत की थी। कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ने कंपनी का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? कंपनी मींस अ कंपनी, ठीक है, व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बेसिकली 1% कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, राइट। सो 1% कंपनी का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 इज फॉर 1% कंपनी। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी के बारे में भी चर्चा किया था। सो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है यहाँ पे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। इसके अलावा हम लोगों ने पब्लिक कंपनी के बारे में भी डिस्कशन किया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। सो एज फार एज 1% कंपनी इज कंसर्न्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 1। एज फार एज प्राइवेट कंपनी इज कंसर्न्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2, maximum is 100. As far as public company is concerned, minimum number of members is 10 and maximum number is 100. As far as number of directors are concerned, in case of private company, in case of public company, and in case of 1% company, maximum number of directors is 50 and minimum is 1, 2, 3. 1 in case of OPC, 2 in case of private limited, 3 in case of अच्छा, as far as 1% company is concerned, 1% company can get converted into section 8 company? No. अच्छा, 1% company में जो member है, जो investment कर रहा है, he always have to be a natural person, right? This is what we have understood. इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो हम लोगों ने थोड़ा सा कॉर्पोरेट व्हील के बारे में डिस्कस किया था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में डिस्कस किया था। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के अंदर कौन से 5 केस स्टडीज थे, उसके नाम बता सकते हो? केस टाइटल नंबर 1। अच्छा सॉरी, उसके पास जाने से पहले सबसे प्राइमरी केस लॉ कौन सा है जो कंपनी का? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के अंदर 5 केसेस में से सबसे पहला केस जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज वर्सेस ऑन। सेकंड केस व्हिच वाज डिस्कस्ड, थर्ड केस व्हिच वाज डिस्कस्ड वाज, फोर्थ केस जो हमने डिस्कस किया था, फिफ्थ केस जो हमने डिस्कस किया था बोनस एक्ट वाला। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने कल पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, बट पब्लिक कंपनी के जाने से पहले हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी में देखे थे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर टोटल मिला के कितने कंडीशंस है? 2। और ये जो 2 कंडीशंस है ये कहाँ पे प्रोवाइडेड होंगी? कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। व्हाट इज कंडीशन नंबर 1? कि आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, राइट। नंबर 2, आप अगर शेयर्स को ट्रांसफर कर भी रहे हो तो आपको इतना इंश्योर करना है कि आपका जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 200 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ इनविटेशन, आप पब्लिक को इनवाइट भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सो कल हम लोगों ने थोड़ा सा पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कस किया। तो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन चालू ही कौन सा होता है? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी इसके पब्लिक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 2 कंडीशंस होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने कल 3 और कंपनीज के बारे में डिस्कस किया। वी स्टार्टेड विद होल्डिंग कंपनी, subsidiary company and associate company. So as far as holding company is concerned, simple concept होते हैं। होल्डिंग कंपनी यानी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जिसने 51% या 51% से ज्यादा अपनी नीचे वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। एज सिंपल एज इट कैन बी। अगर आपकी कंपनी बिना शेयर कैपिटल की है तो उस केस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आपकी कंपनी का अगर कंट्रोल हमारे पास है तो ऐसे माना जाएगा कि फिर भी हम आपकी होल्डिंग कंपनी है, इवन तो 51% की यहाँ पे कोई बात नहीं भी आ रही है तो, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था कि मैं अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के साथ चेंजेस कर सकता हूँ, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, डायरेक्टर्स को निकालना, उनको एक्सपेल कर देना, ये सारी की सारी चीजें अगर मैं कर सकता हूँ तो वो मेजॉरिटी ऑफ द चंक के अंदर मैं आ जाता हूँ, राइट। सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन कौन सा था? सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। सब्सिडियरी कंपनी यानी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी होती है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी ने 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, उनके पास वोटिंग पावर है, या तो वो हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे गए हम लोगों ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था, एसोसिएट कंपनी के बारे में। सो एसोसिएट कंपनी, आपकी कंपनी कब बनेगी? जब आपका किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? 20% और अबव।
क्या दो कंपनी साथ में मिलके सब्सिडियरी कंपनी बना सकती है क्या? यस। बस शर्त यहाँ पे एक है कि अगर मान के चलो मैं एक ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी हूँ, मैंने अपने सब्सिडियरी कंपनी के जरिए उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हम दोनों मिलके एक दूसरी सब्सिडियरी तैयार कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, राइट? सो एक होल्डिंग कंपनी के मल्टीपल सब्सिडियरीज हो सकते हैं क्या? यस। लेकिन एक सब्सिडियरी की मल्टीपल होल्डिंग हो सकती है क्या? नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि 100 में से 51% अगर ऑलरेडी किसी ने होल्ड करके रखा है तो बाकी को मिलजुल के कितना मिलेगा? 49 मिलेगा, और वो 59 के कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है, 51 के कैटेगरी में आ ही नहीं सकता, राइट? इसके अलावा अपन ने कल एक और चीज डिस्कस किया था। आज अपन बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करते हैं? थोड़ा सा लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनी आइडिया व्हाट इज लिस्टेड कंपनी? व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? अपन ने डिस्कस किया है इसके बारे में पहले, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में? नहीं, कभी नहीं डिस्कस किया क्या? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? शेयर मार्केट पता है ना सबको चीज क्या है? हाँ, सिंपल सिंपल सी बात है। अगर आपके शेयर्स की नहीं बात करता हूँ, बेसिकली हमारे भारत के अंदर ना हर लिस्टेड कंपनी के लिए एक अलग कानून है। उस कानून का नाम है, उसको प्यार से सिक्रा बोलते हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सो यहाँ पे ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं कि अगर आपके कोई भी सिक्योरिटीज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो आपको हम लोग लिस्टेड कंपनी के कैटेगरी के अंदर डालेंगे, जिसका एग्जांपल आप रिलायंस ले सकते हो, जिसका एग्जांपल आप इन्फोसिस या कोई भी एक वेल नोन कंपनी ले सकते हो जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। आप लोगों ने एक और चीज पढ़ा होगा कि इट इज नॉट ओनली द शेयर्स जिसके जरिए कंपनी पैसा रेज कर सकती है, शेयर्स के साथ साथ आप डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हो पैसा रेज करने के लिए। डिबेंचर्स के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी बेसिकली इशू कर सकते हो। कौन? म्यूचुअल फंड कंपनी की बात कर रहा हूँ। सो इवन इफ दे हैव लिस्टेड ऑल द सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट तो उसको हम लोग एक लिस्टेड कंपनी के कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, राइट? अनलिस्टेड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है? अनलिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जिसके सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इट इज एज सिंपल एज इट कैन बी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आपने को एक चीज समझने के लायक है। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 45 यहाँ पे क्या बोलता है? गवर्नमेंट कंपनी मतलब सिंपल बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। मान के चलो यहाँ पे मैं आपके साथ लेट अस टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है? ये स्टेट गवर्नमेंट है, अपन महाराष्ट्र में रहते हैं, राइट? मान के चलो हमारी महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी कंपनी के अंदर लेट अस से एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, अगर हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कंपनी के अंदर 51% या 51% से ज्यादा होल्ड किया है तो यहाँ पे हम लोग एबीसी लिमिटेड को एक गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के अंदर 51% इन्वेस्टमेंट किया है तो इसको भी बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा दे देते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर किसी कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, इसको भी हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी का नाम देते हैं। अगर किसी मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर किसी कंपनी के अंदर 51% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो इसको भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन के अंदर डाल रहे हैं। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉलिंग अ कंपनी अ गवर्नमेंट कंपनी? क्या उसको एम्प्लॉइज को पेंशन मिलेगी? मिलेगी पेंशन? आपके हिसाब से मिलना चाहिए? क्या लगता है आपको? सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो पेंशन मिलना चाहिए सर अपने को? क्या लगता है? व्हाट इज योर व्यू? आपका व्यू क्या है इसके ऊपर? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। एक चीज समझ के ले लो, ये जो मैं आपके साथ गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस। यहाँ पे पेंशन का कोई बात नहीं आता है। और यहाँ पे सरकार ने क्लियर कट आपको डिफरेंस देके रखा है कि जिस भी कंपनी के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, राइट, उसके एम्प्लॉइज को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करके ट्रीट नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करके ट्रीट ही नहीं किया जाएगा तो पेंशन की आप मेरे साथ बात ही मत करो। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरे भारत के रक्षा के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है डिफेंस सेक्टर के अंदर, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है रेलवे मेकिंग कंपनी के अंदर, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है एविएशन के अंदर, अगर मैं जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूंगा इतने सारे एम्प्लॉइज को मैं पेंशन देते हुए बैठूंगा तो मैं अननेसेसरी खुद का खर्चा बढ़ा के ले रहा हूँ, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सरकार यहाँ पे क्या बोल रही है, अगर कोई कंपनी है जिसके अंदर सरकार ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है 51% या उससे ज्यादा, चाहे वो सरकार कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दो स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग बेसिकली टिपिकल गवर्नमेंट कंपनी के सेंस में नहीं डालेंगे जिस सेंस में आप सोच रहे हो, राइट? Only for the purpose of compliance, only for the purpose of relaxation, only for the purpose of doing the audit and all, इसको एक गवर्नमेंट कंपनी के कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। इसके एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करके ट्रीट नहीं किया जाता है। प्लीज इस असम्पशन से बाहर निकलो, ठीक है? अच्छा,
दूसरी बात ये लोग क्या बता रहे हैं कि मान के चलो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके इस कंपनी के अंदर कितना होल्ड किया है, 51% होल्ड किया है, और ये कंपनी ने किसी के अंदर 51% होल्ड किया है, एग्जांपल XYZ, राइट। तो इस केस में XYZ को भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी करके घोषित करेंगे। यू नो वी स्टडीड अबाउट वन सिंगल कॉन्सेप्ट। मैंने अगर इस ब्रदर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो ये मेरा सब्सिडियरी कंपनी बन जाऊंगा, मैं होल्डिंग बन जाऊंगा। एंड इसने अगर अपने फ्रेंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया 51% से ज्यादा, तो अल्टीमेटली मैं उसका भी होल्डिंग बन जाऊंगा, राइट। सो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी मेरा नाम आता है। ये सेम सिचुएशन गवर्नमेंट कंपनीज के साथ भी है। अगर मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। उस कंपनी में अगर किसी में इन्वेस्टमेंट किया है 51% से ज्यादा, तो वो उसकी सब्सिडियरी बन जाएंगी, तो अल्टीमेटली वो है वो भी गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। दिस इज द क्लियर कट डेफिनेशन, ठीक है। एक चीज सिर्फ आपको मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट अपना इसके ऊपर गोल गोल घुमाता है, इनको पेंशन नहीं मिलती है, इन इनके एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करके कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इसका मैं बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। सरकार क्या करती है ना, सरकार को जब कभी लगता है कि मेरे को किसी में से पैसे निकालने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, ये बजट बनाती है हमारी भारत सरकार, राइट। सो उस बजट के हिसाब से सारा का सारा प्लानिंग चलता है। कभी कभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है, तो हर बार हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं है, आज से तू प्रयागराज, आज से तू इलाहाबाद, ये नहीं कर सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो दिस इज सिंपल अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनीज के बारे में क्या बात कर सकते हैं, एनी आइडिया? कल अपन ने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था। व्हाट इज फॉरेन कंपनी? सिंपल बात करता हूँ। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो हमारे देश के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, राइट, हमारे देश के बाहर यानी किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। सो अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो वी विल कॉल दैट कंपनी एज अ फॉरेन कंपनी। सिंपल बात करता हूँ, चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, ऑफलाइन मैनर में हो या ऑनलाइन मैनर में हो, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो आपको हम लोग एक फॉरेन कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करेंगे। सीधी सीधी बात है। ऐसे क्यों? कि इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर आपको हमारे भारत के अंदर बिजनेस करना है और आप कोई फॉरेनर हो तो हमको आरबीआई से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, आरबीआई के पास रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। सो वी नीड टू क्लासिफाई योर टाइप ऑफ बिजनेस। It is as simple as it can be. A company is basically registered out of India and that company wants to do business in India. If that company wants to do business in India, you should have a place of business in India. And place of business आपका वर्चुअल भी हो सकता है एंड फिजिकल भी हो सकता है। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल है तो भी आपको फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन के अंदर डाला जाता है। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ऑनलाइन है, वर्चुअल प्रेजेंस है, तो भी बेसिकली यहाँ पे आपको फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन के अंदर डाला जाता है। सर ये इतने सारे क्लासिफिकेशन इन लोगों ने किया क्यों है? फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस, फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द टैग कि कौन सी कंपनी कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। एग्जाम्पल, हमारे भारत के अंदर अगर हजारों कंपनी चाइना बेस्ड कंपनी है तो अपने को पता होना चाहिए कि ये चाइना बेस्ड कंपनी हमारे भारत के अंदर क्या कर रही है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अगर हमारे भारत के अंदर चाइना बेस्ड कंपनी आ रही है और वो कोई टेलीकॉम सेक्टर ऑपरेट कर रही है, तो दिस कैन बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर इंडियन टू सर्वाइव। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम के अंदर हम लोग एसएमएस भेजते हैं, एक दूसरे के साथ फोन पे बातें करते हैं। अगर हमारी फोन की बातें वो लोग रिकॉर्ड करके आगे चला रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारा डेटा ब्लैक में बिकता है। यू नो, आई शुड नॉट से दिस इज थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। जो आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हो ना, ये स्मार्ट वॉचेस ना आपका हर एक समय पे एक एक चीज़ को टैप करता है। आपकी बीपी कितनी है, आपका शुगर कितना है, आपका स्टेप्स कितना है, और ये सारी की सारी चीज़ें ना इंश्योरेंस कंपनी को बेची जाती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सबकी सब स्मार्ट वॉचेस वाली कंपनी ऐसे करती है, लेकिन इसका पूरा का पूरा टैप रखा जाता है, इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाते हो ना, तो इंश्योरेंस कंपनी बराबर देती है, आपको पूरा हिस्ट्री बता देती है कि आपको पूरा 6 महीने से बीपी हाई था तो भी आपने कंट्रोलिंग मेजर्स क्यों नहीं ली, उसके पीछे ही आपका यहाँ पे डेथ हुआ है, राइट। एंड इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे सीधा सीधा आपको क्लेम देने से मना कर देती है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे कंटिन्यूसली अगर मेरे स्मार्ट वॉच के अंदर मेरे को टैप रखा जा रहा है कि मेरे को हर बार ऑक्सीजन की कमी हो रही है और मैं इसके लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रहा हूँ, किसी कारणवश अगर बाय हार्ट अटैक मेरी मृत्यु हो जाती है, तो भी बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट कर सकती है, ये बोल के कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम था लेकिन आपने हमको नहीं बताया। क्यों? अगर आप हमको बताते तो इंश्योरेंस प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाता, एंड आप नहीं चाहते कि इंश्योरेंस प्रीमियम का प्राइस बढ़े। इसके लिए जो आपके स्मार्ट वॉचेस होते हैं ना, एप्पल खास करके स्लीप स्कोर भी जनरेट करने लगा है आजकल। तो स्लीप स्कोर जनरेट करने से इससे क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि आप कितने घंटे सोए हो, और जितना घंटे कम आप सोते हो उतना ज़्यादा कैंसर होने का चांसेस होता है बॉडी के अंदर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राइट। सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे की पूरी मेडिकल रिसर्च है, आप इसको चेक करके डिस्कस कर सकते हो। नहीं अभी मत निकालो, रहना जो कहना है, बट समझो। हाँ, बाद में अपन डिबेट करेंगे और क्या क्या हो सकता है। एक और चीज आपको बता रहा हूँ, आपके स्मार्ट
कन्वर्सेशंस भी आप चेक कर सकते हो, आप बातें भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल है रिकॉर्ड हो। ये चीज़ें पॉसिबल है कि आपका एसएमएस आपके पढ़ने से पहले कोई और पढ़ रहा है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप कभी भी ना गूगल पे लॉगिन करो या कोई ऐसी जगह पे लॉगिन करो अपने फ़ोन में जो आपसे ओटीपी मांगता है, आप जब आपके मैसेज आपके मोबाइल में ओटीपी आने से पहले वो जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है वो ओटीपी को डिटेक्ट कर लेता है और ऑटो प्रीफिल कर देता है। दिस इज अ थ्रेट टू योर फोन, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने सेटिंग्स में जाके आपके मैसेजिंग का ऐप का एक्सेस उसको देना बंद कर दो, क्योंकि आपके ओटीपी आप तक पहुंचने से पहले किसी और के पास पहुंच रहे हैं। मेरे को तो ये लग रहा था बीच में आई ऑर्डर्ड समथिंग, अभी तक मैसेज आया ही नहीं है। मैसेज आने से पहले वो सामने वाले स्पेसिफिक ऐप ने क्या किया, ओटीपी डिटेक्ट किया, ओटीपी डाला, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद मेरे को ओटीपी आता है, उसका एसएमएस आता है कि दिस इज योर ओटीपी व्हिच इज वैलिड फॉर 15 मिनट्स। अरे आई एम नॉट सपोज्ड टू शो एनीथिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये ना बहुत ज़्यादा थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं और ये फॉरेन कंपनीज थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो सारे के सारे डिटेल्स है, इसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक कंपनीज के लिए पैसा कमा के देता है। सो दिस इज व्हाई वी हैव कैटेगराइज्ड देम सेपरेटली। डन। सो व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी, बताओगे क्या एक बार? गवर्नमेंट कंपनी मतलब यहाँ पे क्या होती है, क्या डिस्कस किया हमने? जिसमें गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, कितना गवर्नमेंट होल्ड कर रही है? 51% होल्ड कर रही है। अच्छा, ये 51% किसने होल्ड करके रखा है? फर्स्ट 51% हम लोगों ने किसने होल्ड करके रखा है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट ने, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर, चौथा दो स्टेट गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर। एग्जांपल महाराष्ट्र और गोवा आपस में अड़ोस पड़ोस है, एक दूसरे के भाई भाई है, राइट? वो लोग बोल सकते हैं कि अपन साथ में मिलकर एक लिकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, बाजू में से फ्रूटी आएगा। तो हमारे यहाँ पे वैसे भी महाराष्ट्र में फ्रूटी का बहुत ज़्यादा डिमांड है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ बता दो आपको, अपना महाराष्ट्र जितना पैसा कमा के देता है ना फ्रूटी बेचने में से, उतना कोई स्टेट कमा के नहीं देता है, नॉट इवन गोवा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गोवा भी उतना ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं कमा के देता है जितना ज़्यादा महाराष्ट्र कमा के देता है। इसके अलावा एक और स्टेट है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, साउथ में स्टेट है, तो वहाँ पे भी आप सोचो कौन सा, राजस्थान। I don't want to say चलो आजा। Done. So what is government company? Investment. How much investment? 51%. Investment कौन करेगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राजस्थान की तो कभी बात ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, फॉरेन कंपनीज को क्लासिफाई करने के पीछे का लॉजिक मेरा समझ गया है आपको क्या है? क्योंकि आप जो स्मार्टफोन वापरते हैं, ट्रस्ट मी, एक अपना ये जो फेसबुक का ओनर है मार्क, उसने एक जगह पे पता है इंटरव्यू में उसने क्या करके रखा है, उसका जो पीसी है ना लैपटॉप, उसने अपने लैपटॉप के कैमरा के ऊपर ना स्टिकर लगा के रखा है। ये न्यूज़ में भी चीज आई थी, तो समवन आस्क्ड हिम कि सर ये स्टिकर आपने क्यों लगा के रखा है? तो दैट बंदे सेज वी कैन नेवर ट्रस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इवन तो आपके हिसाब से आपका कैमरा बंद है, लेकिन कब क्या रिकॉर्ड हो जाता है वो अपने को पता नहीं चलता है। सो दिस इज वेरी स्कैरी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एलन मस्क जिसने एआई का बेसिकली यहाँ पे बात करता है, जब एआई इंट्रोड्यूस हुआ था ना, वो बंदा शुरू में ही बोलता है कि ट्रस्ट मी, एआई इज फार मोर डेंजरस दैट व्हाट ह्यूमंस आर एबल टू थिंक। हम जितना सोच भी नहीं सकते ना, इतना ज़्यादा वो डेंजरस है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें एआई से पूछते हैं। So this is very risky. So before asking anything, I'll tell you. अब अपना एक नीचे शॉप वाले है, so we were just sitting and discussing with him, right? रात का टाइम गया था, काफ़ी लेट हुआ था, नहीं टपरी नहीं, उसके बाजू में एक दूसरा शॉप आ रहा है। सो यू नो व्हेन आई आस्क्ड हिम कि क्या कर रहा है, बूढ़े बाबा है, मस्त है, लेकिन टेक्नोलॉजी एकदम खतरनाक यूज़ करता है। सो उसको तुरंत जब मैंने पूछा कि सर ये मटेरियल कैसा है, कपड़े का बात था वो, तो उसने बोला मटेरियल कैसा है, तो उसने मेरे को एक स्पेसिफिक क्वालिटी का मटेरियल बताया। मैं अच्छा ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, तुरंत एआई चालू किया और उस एआई में उसने वो चालू किया, क्या बोलते हैं उसको, कि आप उसने सीधा ऑडियो चालू किया। ऑडियो चालू करने के बाद उसको बोलता है, पूरा उसने 5 मिनट एआई के साथ बात किया हिंदी में, और उसको लास्ट में बोलता है मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरे से हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरे को जवाब हिंदी में चाहिए बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश।
और वो एआई ने उसको पूरी की पूरी बात हिंदी में समझा दी। आपको नहीं लगता है एआई आपका लोकेशन चालू करवाता है? और बहुत सी बात, इवन माय डैड, आप देखो मेरे डैड जब कभी कुछ बैंकिंग का ऐप चालू करते हैं, मोबाइल का ऐप चालू करते हैं, सोशल मीडिया का ऐप चालू करते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन आता है कि आपके माइक्रोफोन का एक्सेस देना है क्या, आपको आपके फोटोज का एक्सेस देना है क्या। ही डज यस 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 यस। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, सबका आपने एक्सेस दे दिया तो दिस कैन बी वेरी मच डेंजरस टू यू, राइट। तो इस केस में फॉरेन कंपनी के ऊपर ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फॉरेन कंपनी हमारी बैंड बजा के लेके गए ना, दिस इज वेरी डेंजरस। अगेन ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, अमेज़न, ये सारे के सारे ना आपके जो ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, इनको सब कुछ पता होता है आप रहते कहाँ पे हो, आपका होम डिलीवरी एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर जिसके ऊपर ओटीपी आता है, आपका ईमेल एड्रेस, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर जो अमेज़न के ऊपर एक छोटा सा लेबल लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर भी आपकी सब डिटेल्स अवेलेबल होती है। एंड ट्रस्ट मी, दे कीप अ वॉच। जिसको वॉच रखना होता है वो वॉच रखता है, एंड यू नेवर नो व्हेन दिस सिचुएशन कैन टर्न इनटू अ डेंजरस मोमेंट, राइट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, खास करके लड़कों में ये आदत नहीं होती है ज़्यादा, बट लड़कियों में होती है, जितनी मैंने ऑब्जर्व की है। You know, when we go somewhere outside for having a coffee or anything, we directly place the cards and like this ना, अपने टेबल पे रख देते सजा के। आपके कार्ड्स का नंबर, सीवीवी, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो आपको कभी ना कभी धोखा दे सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इट इज सिक्योर्ड। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी क्लियर है क्या? यस। फॉरेन कंपनी क्लियर है? यस। अभी तीसरा ना मैं आपके साथ सेक्शन 8 कंपनी की बात करता हूँ। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? चैरिटेबल कंपनी। क्या होता है? चैरिटेबल कंपनी। क्या होता है? चैरिटेबल कंपनी। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना। रिलायंस क्या करती है ना, करोड़ों में पैसे कमाती है, राइट। सो रिलायंस जब करोड़ों में पैसे कमाती है ना, कंपनी उनको एक, बाकी के आम जनता ना उसको एक अलग नजरिए से देखती है। तो रिलायंस क्या करते हैं, अपने चैरिटेबल एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक फाउंडेशन कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं। मैंने आपके साथ ये पहले भी बात की है, पीएनजी गाड़गिल करके बेसिकली एक गोल्ड मेकिंग कंपनी है, राइट। सो इनका हमेशा से सीएसआर के प्रति पता है क्या होता है कि गांव-गांव में जाके बच्चों को दूध पिलाना है। ट्रस्ट मी, हाँ सच्ची बात कर रहा हूँ मैं एक बार उनके ऑडिट के लिए गया था। मेरी मैम गई थी वहाँ पे, तो उनके साथ मेरे को जाने का मौका मिला था। सो व्हाइल डूइंग द ऑडिट मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा पागल क्वेश्चन आया था, एंड दिस इज वेरी जेन्युइन फॉर मी। मैंने उनको पूछा, मैडम आप क्या करते हो सीएसआर के लिए? वो जो वहाँ पे सीएस थी ना, शी वाज अ लेडी। मैंने बोला आप सीएसआर के लिए क्या करते हो? उन्होंने बोला हम गाँव-गाँव में जाके दूध पिलाते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, मैडम आप गाँव-गाँव में जाके बच्चों को दूध पिलाते हैं, गाय गाँव में रहती है कि सिटी में रहती है? मेरे को सिर्फ ये समझा दो, क्योंकि जितना मेरे को समझता है कि जो काउस होते हैं, जो बफेलो होते हैं, ये सारे का सारा इनका गांव में बहुत ज्यादा होता है। गांव में तो सीधा पीते हैं। I don't know whether you have seen, it is directly consumption, direct consumption from cow to milk to human. And this is truth. I really wish, I really said कि अगर आपको कभी लाइफ जीना है ना, किसी गांव में जाके रह के आओ यार 10-15 दिन, राइट। एंड उसको गर्म करने की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, So I asked her naturally कि मैडम आप क्या करते हो? She said कि हम लोग ना गाँव-गाँव में जाके दूध पिलाते हैं बच्चों को। So I just asked her कि मैडम आप यहाँ से पुणे बेस्ड कंपनी है, ठीक है। मैंने बोला आप यहाँ से पुणे से टैंकर के अंदर दूध भरते हो? शी सेड यस, ठीक है। पुणे से टैंकर के अंदर दूध भर के इसको यहाँ से 100 किलोमीटर लेके जाता है एंड वहाँ पे पिलाया जाता है। सो आई आस्क्ड एंड माय क्वेश्चन वाज वेरी जेन्युइन, टू व्हिच शी वाज नॉट एबल टू आंसर। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट रिक्वेस्टेड माय मैडम कि मैम मैं इनके डायरेक्टर के साथ ऐसे ही बात कर सकता हूँ क्या? आइडियली ना ये जो गोल्ड के कंपनी के होते हैं ना, उनके डायरेक्टर्स इतना आसानी से नहीं मिलते हैं। चाहे आप सीए हो, चाहे आप सीएस हो, नहीं बातचीत होती है, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी लेवल उनका ज़रूरी होता है। उनके डायरेक्टर्स के केबिन में ना काफ़ी सारा गोल्ड वगैरह पड़ा होता है एज अ क्या बोलते हैं उसको, सैंपल। So I asked her कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैडम ने बोला जाओ, सर भी अवेलेबल है। मैं गया उनके पास, सर को पूछा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है?
आप गांव में जाके बेसिकली दूध वगैरह पिला रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन गांव में तो ऑलरेडी सर गाय भैंस सब अवेलेबल है, इधर से भेजने की क्या जरूरत है? और तुम्हारा आधे से ज्यादा खर्चा तो इधर से दूध बेचने में आ रहा है, जितना दूध का खर्चा नहीं होता उतना ट्रांसपोर्ट का तुम्हारा खर्चा दिख रहा है. So you know what he said, and that I genuinely felt in COVID, क्योंकि because COVID I was one of the छोड़ो उसकी बाद में बात करते हैं. बट यूजुअली फिर देन आई विजिटेड ना, उसने मेरे को वो रेडियस दिखाया, उसने बोला सर ये रेडियस में ना ऐसे ऐसे गांव है जहाँ पे किसी भी बंदे को अगर काम पे जाना है तो दे ट्रैवल 15 किलोमीटर्स वॉकिंग फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू जॉब एंड देन कमिंग बैक. सो आई आस्क्ड देम कि उनका इनकम कितना होता होगा सर. दे हार्डली सेड कि उनका इनकम सर 100 से 150 रुपया होता है एक दिन का, इससे ज़्यादा उनका इनकम नहीं है. हम लोग वो गाँव को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बच्चों को दूध वगैरह पिलाते हैं. सो मेरे को पहले लगा कि फेंक रहा है, ट्रस्ट मी मेरे को लगा फेंक रहा है, ठीक है. बट कोविड के टाइम पे when I got the license to travel anywhere in India, right, freely without any restriction, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो जो कंपनी थी उसके साथ में एसोसिएट हुआ था. सो मेरे को एक अपने लोनावला के थोड़ा सा आगे एक गाँव है, लिटरली आई सॉ दैट सिचुएशन जहाँ पे हम लोग करीब करीब 25 किलोमीटर गाँव के अंदर गए थे. एंड गाँव के अंदर आसपास कोई दुकान नहीं, कोई खेत नहीं, कुछ नहीं. पीपल आर लिविंग अंडर अ सिंगल तालपत्री. अगर आपको पता है तो तालपत्री बेसिकली एक छोटा सा प्लास्टिक होता है जिसको लगा के आप वहाँ पे रह रहे हो. सो आई आस्क्ड देम फॉर अ वाटर. पानी भरने के लिए सीधा कुआं में से निकाल के दिया, भाई पी. अरे नीचे अरे डायरेक्ट कंजम्पशन, उसमें ही मछली घूम रही है उसमें, और उसमें ही कोई 10 मिनट पहले नहा के आया था. तुम्हें क्या है जेन्युइन वे में समझते हैं. मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. सी दिस इज इन्फोसिस. आपको इन्फोसिस के बारे में पता है? इन्फोसिस बेसिकली एक आईटी बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है. तो इन्फोसिस ने अभी यहाँ पे ना आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है. उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. CSR बोलते हैं इसको प्यार से. हमारे भारत का लॉ क्या बोलता है कि अगर आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो तो आपके प्रॉफिट का 2% हमको निकाल के क्या करना है, चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा करना है. अब आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इन्फोसिस का जो प्रॉफिट होता है, रिलायंस का जो प्रॉफिट होता है, टाटा का जो प्रॉफिट होता है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है, राइट. लाख्स में नहीं होता है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है. तो अगर आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का 1-2% भी निकालते हो ना तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है. और ये हर साल अगर अपने को पैसा खर्चा करना है तो हर एक कंपनी अंडर द फियर होती है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो जेन्युइन पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इसके लिए ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, एक खुद का फाउंडेशन ओपन करके रखते हैं. इससे दो फायदा होते हैं. सबसे पहले तो हम लोग लॉ को कंप्लायंस भी करके लेते हैं. दूसरा फायदा यहाँ पे ये होता है कि हम जब चैरिटेबल काम करते हैं तो हमारा नाम भी बन के आता है एंड एवरीवन सीज एक दूसरे एंगल से. आप देखो टाटा को आप किस एंगल से देख रहे हो. टाटा को हम एक बिजनेस एंगल से नहीं देखते हैं. टाटा को हम आज भी अगर देखते हैं तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे देखते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारा का सारा जो भी अपना इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है, सब टाटा ट्रस्ट के जरिए दिया है, राइट. सो ये इन्फोसिस फाउंडेशन का मेन काम है. ये बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो हेल्थ केयर के अंदर भी ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं. डायलिसिस का मशीन डोनेट होता है, ECG का मशीन डोनेट होता है, पूरा का पूरा ICU का बेड डोनेट होता है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई होप ये कभी दिन अपने को देखने ना मिले, चाहे फ्रेंड्स के हो चाहे फैमिली का हो. ICU के अंदर जो बेड लगा हुआ रहता है ना, अभी तो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है कि सारी की सारी चीज़ें आपके लेटे लेटे आपके मशीन्स ऑटोमेटिक ट्रैक करके रखती है. द मोमेंट आपका BP एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जा रहा है, हार्ट रेट एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो पूरा बीप होना चालू हो जाता है एंड डॉक्टर्स वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं कि द पेशेंट इज इन ट्रबल, इवन दो ही इज नॉट एबल टू टॉक समथिंग, इवन दो ही इज नॉट एबल टू ओपन द आईज, राइट. सो ये सारी की सारी दान करना ये इनका काम है. सो एक इन्फोसिस है जिन्होंने अपना इन्फोसिस फाउंडेशन जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी करके बनाया है. इसके अलावा सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, ये एक रिलायंस फाउंडेशन करके भी है. अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये देखो, रिलायंस फाउंडेशन के अंदर नीता अंबानी जो है वो इस फाउंडेशन को लीड करती है, ठीक है. ये फाउंडेशन को लीड करने का बेसिक पर्पस क्या है, यू कैन सी शी इज द चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन. ये लोग भी यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं ये देखो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. एजुकेशन में हेल्प करते हैं. आप देखो मुंबई इंडियंस में ये लोग क्यों गए हैं. मुंबई इंडियंस के अंदर इनके पीछे का जाने का 2 रीजंस होते हैं. एक रीजन तो आपको पता है, मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन दूसरा रीजन यहाँ पे ये होता है कि जितना भी उनको कंट्री में लगता है कि कोई रूरल ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो बचपन से कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है हमारे देश के लिए, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं. क्यों?
क्योंकि ये एक ऐसा पार्टी है जो प्लेयर्स को अंदर भी ला सकते हैं, प्लेयर्स को बाहर भी बेच सकते हैं। ट्रस्ट मी, जितना मेरे को समझता है, इवन दो नीता अंबानी किसी स्पेसिफिक पार्टी को मुंबई इंडियंस के अलावा लीड नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये चाहेगी ना तो दूसरे लोग अपने टीम में से निकाल देते हैं और उसको हायर भी कर देते हैं। सो दिस हैपेंस, एवरीथिंग कैन हैपन राइट ओवर हियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा मैं आपके साथ टाटा ट्रस्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, है ना, दोराबजी टाटा जो थे उनके ये देखो, ये सारे के सारे उनके काम है। क्या क्या काम करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। सी, दिस इज द एरियाज। हेल्थ केयर में भी काम करते हैं, न्यूट्रिशन में भी काम करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी काम करते हैं, सेफ जल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे गया था तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे उन्होंने बोला इलेक्ट्रिसिटी नाम का इधर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब यहाँ से लोनावला कितना दूर है, हार्डली अपने को 1 से 1.5 घंटा लगता है राइट। आप मेरे को बताओ, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से 1.5 घंटे पे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या हमारा भारत डेवलप कंट्री है? नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस राइट। सो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का काम, सैनिटेशन, वॉशरूम्स बनाने का काम, यू नो, देयर वाज वन स्कूल CSR के लिए, ऑडिट के लिए मैं वहाँ पे गया था। सरकारी एक स्कूल था, उस सरकारी स्कूल के अंदर मेरे को जितना समझता है एक एरिया के अंदर एक इंडियन टॉयलेट होता है। वहाँ पे एक दरवाजा था, 2 रखे हुए थे इंडियन टॉयलेट्स बने हुए थे। आप मेरे को बताओ क्या प्राइवेसी है? मतलब एक दरवाजे से बंद, अच्छा दरवाजा ही नहीं, बाकी तो छोड़ दो, वहाँ पे पर्दा लगा हुआ था। एंड वो क्लियर कट दिखता है कि यहाँ पे सिर्फ ऑडिट करने के लिए वो बनाया गया था। जैसे ही ऑडिट खत्म होगा ना, उसको तोड़ फाड़ के जिधर लेके जाना है उधर लेके जाते हैं राइट। देयर इज अनदर सिचुएशन, एक कंपनी ने CSR का एक काम करके बिहार में रोड बनाया था। 6 महीने लगे थे उस रोड को बनाने के लिए और 6 घंटे के अंदर उन्होंने रोड उखाड़ के लेके गए। न्यूज़ पढ़ो, पढ़ो न्यूज़, आप समझ सकते हो। 6 घंटे के अंदर, और वहाँ पे जो लोकल था उन्होंने बोला 6 महीने से हम परेशान थे, रोड बन रहा था, रोड वोड सब बन गया, जब उसमें चलने की बारी आई, रात को सोए सुबह उठे तो रोड डांबर है। So we need to understand this. Are you understanding what is Section 8 company? Yes. So what is the main motive of Section 8 company? The main motive of Section 8 company is charitable organization. Sir, charity किस में हो सकती है? एजुकेशन में भी हो सकती है, हेल्थ केयर में भी हो सकती है, आपके मैं बाकी की बात करता हूँ, एनवायरनमेंट के लिए भी चीज़ें ख्याल रख सकती है। अब टाटा ने अंधा पैसा लगाया है कैंसर के ट्रीटमेंट को फाइंड करने में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को हो सकता है थोड़ा सा याद ना भी हो, टाटा का ही एक एसोसिएशन है जिसने कैंसर का एक दवाई निकाली है कि उससे कैंसर ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होगा, जहाँ है वहीं पे रुक जाएगा। सी, देयर आर 2 ways ऑफ स्टॉपिंग अ कैंसर। एक तो उसको खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना, एक तो जहाँ पे है वहीं पे रहे, अलग उसकी लेवल एडवांस ना होते रहे। सो उन्होंने एक आयुर्वेदिक बेसिकली दवाई बनाई है जिसके जरिए क्या होगा, आपका कैंसर क्योर तो नहीं होगा लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे ही रुकेगा। सो ये कैंसर के लिए रिसर्च करने के लिए thousands of crores rupees has been used by Tata Trust। आप मेरे को बताओ, टाटा का और कैंसर पेशेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी 1000 करोड़ अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो दिस इज ऑल अबाउट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आपको हमारे भारत में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, सेक्शन 8 कंपनी ओपन करनी है, तो आपको रजिस्ट्रार से एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है कि आप यानी चैरिटेबल कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। अच्छा, अगर गलती से आपने प्रॉफिट कमा भी लिया ना, तो जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया है उसको दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है। सर एग्जांपल, आप बोल रहे हो कमा ही नहीं सकती, तो फिर कमाएगी कैसे? समझना मेरी बात। मान के चलो आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, शी इन्वेस्टेड, शी डोनेटेड, कितना डोनेट किया? 5 लाख रुपए डोनेट किया, इन्होंने भी 5 लाख रुपए डोनेट किया। अब मैंने क्या बोला, ये 10 लाख रुपए मेरे को ना छोटे छोटे बच्चों को स्टेशनरी और बुक्स वगैरह खरीद के देने हैं, लेकिन कब खरीद के दूंगा? जुलाई में खरीद के दूंगा। मेरे पास पैसे कभी आए हैं? जून में आए। तो ये 10 लाख रुपए मेरे पास आइडल पड़ा होने से अच्छा है मैं क्या करता हूँ, इस 10 लाख को बैंक के FD में डिपॉजिट करता हूँ, और बैंक में FD के फॉर्म में डिपॉजिट करूंगा तो आई गेट द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज इनकम। आप बोल रहे हो कि इनकम कमा नहीं सकते, ये लोग क्या बोलते हैं कि जो इनकम गलती से आ भी जाता है ना, उस इनकम को आप क्या करोगे, उस इनकम को दोबारा से आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे। PNG के साथ जब मेरा डिस्कशन हुआ था, वो जो मैडम थे उन्होंने ये तक मेरे को बोला था कि सर बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग दूध का टैंकर यहाँ से लेके निकलते तो है, लेकिन रास्ता भटकने के कारण वी आर नॉट एबल टू रीच टू द स्टूडेंट्स, वो जो बच्चे हैं वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस दूध को आधे से कम भाव में उसको सेल कर देते हैं, जो भी हमको इनकम आता है वो इनकम हम लोग दोबारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर वो दूध को ऐसे ही रखेंगे पूरा का पूरा वेस्टेज है, एटलीस्ट उसको आधे से आधे भाव में सेल कर देंगे तो दूसरे दिन का एटलीस्ट 10% तो मिल्क हमको उसमें से आ जाएगा. सो दिस इज द इंटेंशन. तो इफ यू सेल, इफ यू मेक द मनी, इतना ध्यान में रखना कि आप पैसे बना तो नहीं सकते लेकिन गलती से बन जाते हैं तो आपको दोबारा से बिजनेस के अंदर डालना है, दोबारा से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालना है. क्लियर है? अच्छा, आपको अगर प्रॉफिट कमाते हुए कभी पकड़ा है, एनजीओ का सहारा लेते हुए कभी फ्रॉड करते हुए देखा है, जैसे कि शायद पुराने समय में पॉलिटिकल पार्टीज करते थे, अभी तो इसका बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन अगर आपको पकड़ा जाएगा ना तो आपका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिलेशन होने का पूरा चांसेस है. रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन. तो क्या आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? यस, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटीज को छोड़ के किसी और चीज में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो तो योर लाइसेंस कैन गेट कैंसिल. राइट सर, सुनो ना, थोड़ा सा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लेके अगर हम लोग कुछ कांड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा. यहाँ पे अपने को बता रहे हैं कि आपको फाइन लगेगा 10 लाख रुपए का, इसके साथ साथ 1 करोड़ तक का फाइन एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड करता है आपने घोटाला कितना बड़ा किया है. इतना ही नहीं, यहाँ पे एंड लिखा है, इसके साथ साथ आपको क्या होगा, डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर. ऑफिसर के अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी आ जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ जाता है, क्योंकि तुमको राय देने वाले ये लोग ही हैं. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता सकता है कि सर किस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा सकते हो जिसमें प्रॉफिट भी कम दिखे और टैक्स भी कम पड़े, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल. और एक कंपनी सेक्रेटरी उनको बता सकता है कि लीगल प्रोविजन क्या है, ये काम हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो अपन दोनों जेल में बैठे रहेंगे अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी को उसके फंड्स को मिसयूज करने का कभी भी गाइडेंस दिया तो. नॉट इवन ऑन अ कॉल. एक और चीज बताओ, रिसेंटली भारत सरकार ने ये किया है कि आपके व्हाट्सएप चैट्स, आपके ईमेल, हम जो चाहे वो देख सकते हैं. सरकार ने बोला है. क्यों? कि आपका कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम तो नहीं है. इमेजिन अ सिचुएशन, यू आर टॉकिंग टू सम कंपनी सीईओ, आप सीए हो गए, आपने बोला अरे काय नहीं होता दादा, डाल देना पैसा, मैं बैठा हूँ, मैं करके लूँगा, मेरे को जो करना है अकाउंट्स में अपने हिसाब से बढ़ा दूंगा, मैं ऐसे दिखा दूंगा कि मैंने खर्चा कर दिया है. तुम्हारा ऑडियो गया ना गवर्नमेंट के पास, तो तुम आईसीआई के दरवाजे से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, यानी आपका मेंबरशिप नंबर कैंसिल हो जाएगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सेक्शन 447 एप्लीकेबल हो जाएगा. सर सेक्शन 447 मतलब क्या? फ्रॉड. सर सेक्शन 447 किसका है? कंपनीज एक्ट है. अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको सेक्शन 447 लग गया ना एक बार, तो आईसीआई पहले आपका क्या करेगी, मेंबरशिप नंबर कैंसिल करेगी, दूसरा आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी. सर डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब क्या होता है? अगर आप सीए हो तो यू आर सपोज टू बाउंडेड बाय द गाइडलाइंस व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड बाय आईसीआई. आई एम सीएस तो आई एम बाउंडेड बाय सम गाइडलाइंस व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड बाय आईसीएसआई. अगर हम कभी इस गाइडलाइंस को तोड़ते हैं तो हमारा डिसोल्यूशन पक्का है. समझ जाओ, डिसोल्यूशन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग. ठीक है, ये देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो आपको अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि आपको ना अगर जनरल मीटिंग बुलानी है तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा. सर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई. कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है. मैंने आपको फर्स्ट डे के अंदर ही बताया था कि सारे के सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आपको जो हम लोग सेक्शन पढ़ाते हैं वो इनकम टैक्स के और अकाउंटिंग के ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन वो है. तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जो बोलता है जब कभी आपको जनरल मीटिंग बुलाना है तो 21 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है. किसको? मेंबर्स को. मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स को. लेकिन अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो 21 दिन पहले नहीं देना है, आप 14 दिन पहले देंगे तो भी चलेगा. 21 दिन पहले इसके लिए देना होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए होता है. रीजन बीइंग सारे के सारे इन्वेस्टर्स को बोलने का मौका मिलना चाहिए, हमारे पैसे कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट ना हो जाए. एंड ये जो चैरिटेबल काम करते हैं ना, पहले से ये हार्डली 1 to 2% पीपल करते हैं. 150 करोड़ की आबादी में से हार्डली कोई 1 or 2% इन्वॉल्व होंगे जो चैरिटेबल काम में. बाकी सब के सब पैसा छापने के पीछे पड़े. वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो इनको भी पता है, तब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 14 दिन का नोटिस दे दो, एवरीथिंग कैन बी डन. ठीक है, इसके अलावा अपने को एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी आपको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मतलब कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मतलब वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर रहते हुए भी कंपनी से अलग रहते हैं. एग्जाम्पल बताऊँ इसका? आप मान के चलो मैं कंपनी के साथ रह रहा हूँ, कंपनी की चीज़ें देख रहा हूँ, कंपनी से बातें कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स के साथ बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब कभी कोई मेरे को फ्रॉड दिखने का आएगा, जब कभी कोई डायरेक्टर्स
छेड़छाड़ी करने की कोशिश करेगा पैसों के साथ, मैं तुरंत बाकी के इन्वेस्टर्स को अलर्ट करूंगा कि सर भले ही मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन कंपनी के अंदर फ्रॉड होने जा रहा है, प्लीज़ देख लो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पैसे घोटाले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पे अपॉइंट करके मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है उनकी फीस की डिमांड हाई होगी, एंड यहाँ पे ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर फीस में ही इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देंगे तो फिर चैरिटी कब करेंगे। इसके लिए इनको एग्जाम्पशन देके रखा है कि आप कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मत अपॉइंट करो। वी अंडरस्टैंड इनका फीस बहुत ज़्यादा होता है, सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, परक्यूजेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बिना इनके आप काम चला लो, हमको आपके ऊपर भरोसा है, बस साल के साल बेसिस पे हमको टाइमली रिटर्न्स फाइल करते रहना। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? यस। अगर इसके सेक्शन की मैं आपके साथ बात करता हूँ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 8 के अंदर आता है। एनी डाउट टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नहीं। सो सेक्शन 8 कंपनी इज फॉर हूम? अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगाने की जरूरत है? नहीं। एक सबसे बेहतरीन सेक्शन 8 के लिए अलग प्रोविजन आपको बताता हूँ, पार्टनरशिप। आप मेरे को बताओ, क्या पार्टनरशिप सेपरेट लीगल पर्सन है? नहीं। तो क्या पार्टनरशिप खुद के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं। लेकिन अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो ना, तो पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम द मेंबर ऑफ योर कंपनी। मेंबर मतलब सेक्शन 8 कंपनी के आप शेयर होल्डर बन सकते हो। आप यानी कौन? पार्टनरशिप फर्म। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको हाईलाइट करके रख दो। This is the only thing which is available in Section 8 company. This provision is not available for private company, not for public company, not for any other company. We need to understand. Only Section 8 company. Any doubt clear? धन्यवाद।